हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर चैनल स्टडी विद आलोक। देखिए छात्रों, आज हम लोग जो बात करने चल रहे हैं वो यूपीएचएससी के सिलेबस पर फोकस करेंगे। ठीक है, तो यूपीएचएससी यानी उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन जो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनाता है, उसके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए पूरी जो 16 यूनिटें हैं, 16 या 18 यूनिटें हैं, उनको पूरा का पूरा 9 टू 18 जो यूनिट्स हैं छात्रों, उस 18 यूनिट्स को पूरा फोकस करते 1 टू 1 करके हम लोग हैंड रिटन क्लास नोट के माध्यम के इसी के माध्यम से पूरा कोर्स को फिनिश करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यूनिट 1 में देखो सोशियोलॉजी का जो नेचर ऑफ सोशियोलॉजी और डेफिनेशंस, इसको लेकर के यहाँ पर चीजें हम चर्चा करेंगे। देखिए, एक पार्ट तो ये बनता है कि एवोल्यूशन ऑफ सोशियोलॉजी एंड अगस्ट कॉम्टे को पढ़ना चाहिए, लेकिन ये हम आगे पढ़ाएंगे एज ए थिंकर वाले पार्ट में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन एज ए जैसे आपका सिलेबस दिया है उसी के पैटर्न पर देखिए कंप्लीट पूरा करना है, तो उसी के पैटर्न पर अगर फोकस करते हुए चलते हैं तो भी बात बन जाएगी। ठीक है, उसमें कोई दुविधा वाली बात नहीं है। अब छात्रों, एक आपसे गुजारिश यही है कि सभी लोग कॉपी पेन लेकर के बैठ जाएं और आज अपने इष्ट देव को, जो भी आप मानते हैं, आस्तिक नास्तिक जो भी हैं अपने हिसाब से या अपने आप को ही मानते हैं, तो उसको अपने आप को सामने रखते हुए और एक प्रे के माध्यम से स्टार्ट करिए। हो सकता है आज आप लिख ना पाएँ, क्योंकि कई विद्यार्थी जो पहले से डेडिकेटेड हैं वो अपने नोट्स को भी प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, लेकिन जो लिख ना पाएँ वो लोग एटलीस्ट पूरे वीडियो को सुनेंगे। ठीक है, मतलब 1 से लेकर, और ज़्यादा नहीं है, 5 पेज ही पढ़ना है। तो अगर आज 4-5 पेज पढ़ना है, ठीक है, और अगर 5 पेज भी अगर नहीं पढ़ते हैं छात्रों अपने भविष्य के लिए, अपने कैरियर के लिए, ठीक है, और मतलब हम आधे 1 घंटे बैठ नहीं सकते हैं, मतलब जहाँ पर सिर्फ सुनना है आपको अच्छे से ध्यान से, तो आप मतलब अब ये समझ सकते हैं कि प्रश्न चिन्ह ना लगाइए अपने ऊपर। ठीक है, आप हमारे साथ में लग करके, और ये मैं बता दूं कि ये जो प्रोग्राम स्टार्ट भी किया जा रहा है, ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ उन विद्यार्थियों, बहुत सारे हमारे विद्यार्थी हैं जो हमारे वेल विशर्स हैं, उनकी रिकमेंडेशन पर और ये स्टार्ट किया जा रहा है कि जो भी हमने अब तक पिछले 10 सालों में जो भी सीखा कि सर अचानक से बिल्कुल सब कुछ बंद करने की जगह पे आप लोगों को सजेस्ट करते रहिए और अपना जो भी प्रोफेशनल ज्ञान है वो हमको सजेस्ट करते रहिए, बताते रहिए अपनी चीज़ों को, अपने सजेशन देते रहिए, पेपर्स तैयार करते रहिए, नोट्स तैयार करके हम लोग तक अपने माध्यम से पहुंचाते रहिए। अच्छा, अब यहाँ पर सवाल है कि मान लीजिए कि हमारे पास में जो भी विद्यार्थी आ गए, उनको हमने ये सार्वजनिक रूप से देना शुरू कर दिया। ठीक है, कि मतलब ठीक है, हम सभी लोगों के पास में ये मैटर चल, लेकिन छात्रों जो भी इस मैटर को, जो भी, जैसे आपने देखा होगा कि जो बुकें मार्केट में है छात्रों, वही मार्केट में बुकें, कोई स्पेशल जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है, क्या आप सोचिए कि कोई सिलेक्टेड बुक निकल करके आई कि ये कैंडिडेट ने सिलेक्टेड बुक पढ़ लिया और फला नहीं पढ़ने पाए, या ये बुक इन्हीं के लिए छपी हुई थी। यानी वो बुक छपती है तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि सबके लिए, लेकिन उसी में से कुछ विद्यार्थी अपने क्रीम को निकाल लेते हैं, बहुत ध्यान से सुनते हैं, बड़े स्थिर मन से होकर के सुनते हैं, पेशेंस रखते हैं, उनके अंदर में गजब का पेशेंस होता है, तो वो उन चीज़ों को अच्छा कर ले जाते हैं। लेकिन ऐसे विद्यार्थी जो सतही में बहुत जल्दी घबराहट में है, ठीक है, उनके लिए दिक्कत हो जाती है। तो मैं छात्रों, ये पहला लेक्चर है, थोड़ी सी बातें मैं आप लोगों के साथ में कर लिया। ठीक है, तो मतलब कहीं अन्यत्र ना लीजिएगा कि सर सीधा आ जाइए पॉइंट पे और पढ़ाना शुरू कर दिए। बीच बीच में हमारी एक आदत रहेगी कि मैं आपको थोड़ी बहुत चीज़ें जो अपने स्तर से समझता हूँ, एक शिक्षक होने के नाते, कि मैं फिजिकली तो आपके साथ में नहीं बैठा हूँ, लेकिन वर्चुअली आपके साथ में हूँ और आपके दिमाग को नियंत्रित करने की कोशिश करूंगा, डेडिकेटेड करने की कोशिश करूंगा कि कैसे अपने टारगेट के प्रति आप लगातार जागरूक बने रहें और उसके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहें। सिर्फ मेरा काम गाइड करना है छात्रों, बाकी मानना ना मानना वो सब आपका काम है। ठीक है, हम अपनी तरफ से जो कर सकते हैं वो हम करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नेचर ऑफ सोशियोलॉजी और डेफिनेशन के, नेचर ऑफ सोशियोलॉजी का जो पार्ट है छात्रों, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मतलब क्या है प्रकृति, विज्ञान है, कला है, कोई क्राफ्ट कह रहा है, कहाँ पर विज्ञान होने में समस्याएं हैं, कहाँ पर विज्ञान होने के लिए चीजें चल रही हैं, उसमें वस्तुनिष्ठता की समस्या क्या है ना। तो ये जितनी भी चीजें हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको सिलेबस जो इसके पहले का लेक्चर एक मैंने आपको समझाया हुआ था कि स्ट्रेटजीज डेफिनेशन किया था, स्ट्रेटजी बताया हुआ था, और साथ ही साथ में सिलेबस को समझाने की कोशिश की। उसी सिलेबस में एक बात लिख करके आई हुई थी कि प्रत्येक यूनिट से मिनिमम 4 क्वेश्चन वो लेना ही लेना है, 3 क्वेश्चन जो है वो उनको उठाना ही उठाना है। तो आप 3 क्वेश्चन उठाने का मतलब हो गया कि कहीं ना कोई ना कोई पार्ट छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अगर आपने कोई पार्ट छोड़ दिया तो वहां वीक हो जाए। जैसे मैं आपको बता दूं, कई विद्यार्थी हैं जो आप ही हम लोगों के साथ में बैठे हुए हैं, अभी अध्ययन कर रहे हैं, उनका मानना है कि सर समझने वाली जितनी भी चीजें होती हैं हमें बाखूबी आती है और हम बहुत अच्छा करते हैं,
लेकिन जब कोई डेफिनेशन आ जाता है, किसी का आर्गुमेंट्स आ जाता है या कहीं पर कुछ लर्निंग वाली बातें आ जाती, कोई बुक्स की बात आ जाती है, तो हम सर वहाँ मात खा जाते हैं। तो सर ये आप मान के चलिए कि जहाँ से हम मात खाते हैं उसको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, ठीक है? इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हम क्या करें। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जहाँ पर आपका जो पोर्शन वीक है उसमें आप 100%, लेकिन आप 0 तो मत होइए, कम से कम 50% तो आप सही करने के लिए, 60% सही करने के लिए तो एप्लीकेबल बनिए। और जहाँ आपकी पकड़ बहुत अच्छी है, जैसे सपोज करिए अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका बहुत अच्छा है, थिंकर्स पर बहुत अच्छी पकड़ है आपकी, तो वहाँ पर आप पूरा का पूरा सही करिए, यानी 80% 90% करिए। तो इससे क्या होगा, एक बैलेंस हो जाएगा और हमेशा आप 75 प्लस में रहेंगे। तो जब भी 100 क्वेश्चन के अंदर में अगर आप होते हैं और 70 प्लस में रहेंगे तो सिलेक्शन की उम्मीदें आपकी बढ़ जाएंगी। जैसे बहुत कम पोस्टें थी, 60-65 या 70-72 भी पोस्टें रहती हैं, तो 72 क्वेश्चन पे हो गया था। अगर 200 प्लस पोस्टें जा रही हैं तो 70 अगर क्वेश्चन अगर आपके आ रहे हैं सही, तो आप एकदम से अपने आप सिक्योर समझिए छात्रों। तो इसका मतलब 70 क्वेश्चन लाने के लिए हमें क्या टारगेट रखना होगा, मिनिमम 80 क्वेश्चन का टारगेट। क्योंकि कई विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो आप सोचिए कि 80-83 लेकर के आते हैं। उसमें हमारे एक मित्र हैं, वो उन्होंने 83 क्वेश्चन अभी लास्ट टाइम 46 वाले में किया हुआ था। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा अगर वो लोग सही कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो फिर क्या है, इसका मतलब आप भी कर सकते हैं। तो इसलिए दुविधा में ना रहिए, ठीक है? कई विद्यार्थी हमारे दुविधा में रहते हैं, सर ये हो गया वो हो गया, तमाम नकारात्मक बातें करते हैं। मैं वो सब आप अंडरस्टैंडिंग में, लेकिन इतना साफ सुथरा जानिए, एक लाइन में आप जानिए, अगर आपकी मेरिट हाई है छात्रों, मेरिट रिटर्न में आपने स्टैंड करके रखा, कोई हिला नहीं सकता आपको। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको हिला दे। तो आपको क्या करेंगे, करना है, टारगेट 80% का लेकर के चलना है, ठीक है? तो अपने इष्ट देव के साथ में आइए, हमारे साथ में शुभारंभ करते हैं इसका, ठीक है? और ईश्वर से हमारी यही जो है विनती है, प्रार्थना है कि आप सभी को, जो भी लोग आज पूरे मन से तन्मयता के साथ में इस कार्य को शुभारंभ कर रहे हैं, ठीक है, उनके जीवन में न उद्धार हो, सारी चीजें हो, ठीक है? और आप जो अभी सिलेबस का था स्ट्रेटजी, तो स्ट्रेटजी आपने सुन लिया, वो सुनने वाली बातें होती हैं। सिलेबस मैंने समझाया था, लेकिन सभी लोग सिलेबस का प्रिंट आउट, आपको सिलेबस दिया गया है, ठीक है? तो आपको मैंने पर्सनली भेज दिया है, आप ग्रुप के अंदर में या कहीं भी आप देख सकते हैं, तो वहां पर सिलेबस मिल जाता है, या साइट से ही डाउनलोड कर लेंगे, वो मिल जाएगा, ये कोई बहुत इशू वाली बात नहीं है। तो उसको सामने रख करके उसका बाकायदे प्रिंट आउट अपने नोट्स बनाते समय लगाइए। ये मैं सजेशन के तौर पे कह रहा हूँ, क्योंकि जब तक आप सामने नहीं होगा कोई चीजें, तब तक आप पढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है? तो ये कर करके इसका शुभारंभ करते हैं छात्रों। तो हम समाजशास्त्र की उत्पत्ति को लेकर के यहाँ पर जो डिटेल्ड होगा वो हम तीसरे लेक्चर में देंगे। अभी हमारा पहला लेक्चर डेफिनेशन को लेकर के है, नेचर को लेकर के। देन हम प्रोस्पेक्टिव की क्या है, सोशियोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिव, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य किसे कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको जानते ही नहीं। और उसके बाद में फिर हम ओरिजिन ऑफ या इवोल्यूशन ऑफ सोशियोलॉजी एंड अगस्ट कॉम्टे पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? तो आइए इसको शुरुआत करते हैं। तो समाजशास्त्र की उत्पत्ति को लेकर के देखिए, समाजशास्त्र की उत्पत्ति को लेकर के साधारणतया यह कहा जाता है कि समाजशास्त्र का उद्भव और विकास ये प्लेटो, अरस्तु, मनु, ठीक है, तथा कौटिल्य के सदियों पूर्व कर दिया था। अब देखिए, समाजशास्त्र का उद्विकास अगर हम लोग बात करें तो एक विषय के रूप में नहीं आया था, लेकिन जो सामाजिक ज्ञान चलने लगे थे, समाज की बातें लोगों ने उठाना शुरू कर दिया था, सामाजिक मुद्दों को उठाना शुरू कर दिया था, यह अरस्तु, प्लेटो के समय से चल रहा था। मनु और कौटिल्य ने भी इनकी चर्चा की थी। राज्य के अंतर्गत समाज की बात की जाती थी, ठीक है छात्रों? लेकिन ये क्या था, अनौपचारिक रूप से, औपचारिक रूप से नहीं था। तो ये युग में, ये ऐसे युग में इसको क्या कहा जाएगा, जो अरस्तु, प्लेटो, या पहले इसको अनौपचारिक कहेंगे, ठीक है? अनौपचारिक, इनफॉर्मल, ठीक है, अनौपचारिक। तो आप देखो, औपचारिक और अनौपचारिक को आप लोग सभी लोग जाने रहे। अनौपचारिक मतलब हो गया जो प्रथाओं, परंपराओं, ठीक है, से चलता हो, उसको इनफॉर्मल कहते हैं, अनौपचारिक। और एक होता औपचारिक यानी फॉर्मल। तो जहां लिखा पढ़ी में आ जाता है विषय वस्तु, जो अगस्त कॉम्टे ने किया, वो औपचारिक शुरुआत मानी जाती है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि औपचारिक शुरुआत कब की गई, तो आप इसको रेडी रहिए। अभी पीजीटी में क्वेश्चन आया था, यद्यप उन्होंने आंसर ही गलत कर दिया था, ऑप्शन ही सारे गलत थे, लेकिन बट कभी कभी ये छोटे छोटे क्वेश्चन, तो आप हमेशा ये भी याद रखिए छात्रों, इसका जो पेपर है वो एनटीए नेट की तरह बहुत जटिल नहीं है, या आईएएस वाले जो पुराने वाले पेपर थे उसकी तरह जटिल नहीं है। ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछते हैं, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लगती है, लेकिन सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? तो इसलिए बहुत ज्यादा परेशान होने की नहीं जरूरत है। बस आपको क्या है, एक बार अच्छे से प्रश्न देखो। यहाँ जो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं इतनी देर से, वो ये है कि मैटर और कंटेंट तो आप यहाँ पर इकट्ठा करते हैं, लेकिन कैसे अपने आप को रेगुलेशन कैसे बनाएंगे, कैसे जोड़ पाएंगे, किसी के समक्ष कैसे मानेंगे, ठीक है? तो रेगुलेशन हमारे साथ में जोड़ना है आपको, सबसे बड़ी चीज हो गई। दूसरी चीज है, जो सबसे बड़ी चीज हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं छात्रों, मतलब जैसे होता नहीं कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, हम आपको एक प्लेटफॉर्म पर दे रहे हैं
जहाँ पर हमारे साथ में विद्वान जन, ये मेरी किस्मत की बात है, ये मेरे कह लीजिए कि ऊपर वाले की कृपा हमारे ऊपर है, बाकी और कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन एक प्लेटफॉर्म हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ पर वाकई में विद्वान जन है, ठीक है। और उन विद्वान जनों के बीच में अगर आप हैं छात्रों, वो भी टेस्ट पेपर दे रहे हैं, ठीक है, और टेस्ट पेपर दे करके कहीं ना कहीं वो भी आपको अपने नंबर बता रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, चीजें चल रही, तो आपको एक गजब का कंपटीशन मिलेगा, ठीक है। और अगर कंपटीशन मिलता है तो सीधी सी बात है, वहां पर आपका उत्थान होने की संभावना बन जाती है ज़्यादा। तो एक प्लेटफ़ॉर्म सबसे बड़ी चीज़ जो है यहाँ प्लेटफ़ॉर्म, जैसे होता नहीं कि बहुत सारे लोग बहुत अच्छा प्लेइंग करते हैं लेकिन गाँव में कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बहुत अच्छा डांसिंग कर रहे हैं, बट प्लेटफ़ॉर्म नहीं। तो आज ये प्लेटफ़ॉर्म हम प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं, साथ में गाइड करने का काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ में हम रेगुलरिटी मेंटेन करने का काम कर रहे हैं। और जहाँ आपका मन नहीं लगता है, वहाँ हम आपको साथ-साथ में, इसीलिए देखो चैनल का नाम ही देखो स्टडी विद, हम पढ़ा नहीं रहे, टीचिंग विद लोग लिख देते, लेकिन यहाँ पर क्या है, स्टडी विद, आप हमारे साथ में अध्ययन मात्र कर रहे हैं, ठीक है। और ये इस अध्ययन का बेनिफिट आपको ये भी मिलेगा कि कल को आप खुद ही प्रोफेसर बन के जाएंगे। छात्रों, आप पहली क्लास में गए, कैसे आप डील करेंगे? अभी जब इंटरव्यू होता है तो विश्वास मानिए वहां पर कई लोग हैं, उनको आता सब है, लेकिन जब उनको एक्सप्लेनेशन करने की बात आती है तो उनको खुद अंदर से लगने लगता है, फीलिंग होती है कि सर मुझे और अच्छा मैं बोल सकता हूँ, बट मेरी प्रिपरेशन नहीं है, मैं कैसे एक वाक्पटुता मेरे अंदर में कैसे आए, धारा प्रवाह मेरे अंदर में कैसे आए। तो आप यहीं से सीखेंगे, जब आप लेक्चर को सुने रहेंगे, बातचीत करे रहेंगे, तो आप इजिली बैठ करके वहां बहुत ही कंफर्ट बात करेंगे, बिल्कुल मतलब आपको लगेगा नहीं। तो आप इस जो प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हुआ, इस प्रोग्राम को सिर्फ ये ना समझें कि हम केवल रिटन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज ही से मान के चलिए छात्रों कि ये जो प्रिपरेशन है वो आपका रिटन एज वेल एज इंटरव्यू है, ठीक है। तो रिटन एज वेल एज इंटरव्यू दोनों आपके साथ में जुड़ी हुई है। तो छात्रों यहाँ पर जो है आगे हम लोग देख लेते हैं कि इसलिए कहा जाता है, ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि जब से भूमंडल है तभी से समाज है, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है कि समाज जो है कहीं ना कहीं जब से इस भूमंडल पृथ्वी का जो है अवतार हुआ, उसके बाद मानव जीवन आगे बढ़ा, जीवमंडल आया। अभी भूमंडल की जगह पर सही रूप से क्या लिखना चाहिए भाई? जीवमंडल। तो आप लिख दिए कि जब से जीवमंडल हुआ, और जीवमंडल में खासतौर से मनुष्य का वास हुआ, तब से जो है अगर जीवमंडल में मनुष्य का वास के समय से ही ये क्या हुआ, ये समाज का आविर्भाव हो गया। तो अब आप इसकी जो शुरुआत है, इसका बेसिक में मैं आपको बता देता हूँ कि एक छात्रों होती ग्रीगेरियन प्रवृत्ति। क्या होती है? ग्रीगेरियन, ग्रीगेरियन टेंडेंसी कही जाती है, यानी जिसको ग्रीगेरियन प्रवृत्ति कहते हैं। और यही एक प्रवृत्ति होती है जो मनुष्य को समूहशीलता में रखती है। समूहशीलता यानी मनुष्य समूह में रहना प्रारंभ करता, तो सबसे पहले ग्रुप ही बनता है, ठीक है। कहीं भी आप देखिए, एकदम बिल्कुल आप जाइए यहाँ से कहीं जा करके आप ज्वाइनिंग करिए किसी कॉलेज को, या आप डिग्री कॉलेज या कुछ भी ज्वाइन, यूनिवर्सिटी ज्वाइन करिए, तो तुरंत ही एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति दो मिल गया, तो एक से अधिक व्यक्ति जैसे हुए दो, तो एक क्या बन गया? ग्रुप बन गया। तो दो या दो से अधिक लोग, दो भी मिल गए, ग्रुप बन गया, और दो से अधिक लोग मिलकर के ग्रुप। और ग्रुप में रहने की आदत क्यों? क्योंकि मनुष्य के अंदर में समूहशीलता की प्रवृत्ति है, ग्रीगेरियन टेंडेंसी है छात्रों। और ये क्यों है? क्योंकि जब शुरुआत में हुआ, मनुष्य अलग थलग एकदम बिल्कुल जैसे जीव रहते हो, तो वो बहुत सारे जंगली जीव क्या करते थे? उसके ऊपर अटैक कर देते थे, और अटैक करके और फिर उसको मार खा जाते थे। लेकिन जब ये झुंड में रहना शुरू कर दिए, यानी मनुष्य झुंड में रहना शुरू कर दिए, तो फिर उसका फायदा क्या मिला कि अब इनके ऊपर अटैक नहीं कर पाते, ये सब जो है जानवरों के ऊपर अटैक। तो ग्रीगेरियन टेंडेंसी आई, और जैसे समूह में रहना शुरू किया, वहां से समाज आया। समाज के बाद में माता का पहचान हुई, क्योंकि माता और उनके बच्चों की पहचान पहले होती है, और उसी के बाद में फिर परिवार का, ठीक है, और परिवार के बाद में नातेदारी और देन समाज का डेवलपमेंट होता है। तो ये क्रम मैंने बता दिया यहाँ पर चर्चा के माध्यम से। तो ये कहते हैं कि परंतु समाजशास्त्रीय संदर्भ में, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि परंतु समाजशास्त्रीय, अगर हम विषय वस्तु के संदर्भ में देखें तो समाजशास्त्र का उदय यूरोपीय महाद्वीप में हुआ। तो ये आपको पता है कि इसमें 7 कॉन्टिनेंट है, 7 महाद्वीप में, उसमें से किस महाद्वीप में हुआ? यूरोप। जैसे यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है, और उसके बाद में एशिया और ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। अगर हम इतने 7 महाद्वीपों में से अगर हम लोग बात करें, तो उसमें जो है यूरोप महाद्वीप में हो, और यूरोप के अंदर में फ्रांस के अंदर में इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। इसलिए हमें उस समय विद्यमान जो यूरोपीय सामाजिक स्थिति है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। तो मैं इसके बारे में बहुत डिटेल में थर्ड लेक्चर में चर्चा करूंगा, ठीक है। अभी हमारा फोकस डेफिनेशन पर है, ठीक है, डेफिनेशन एंड नेचर पर है, ठीक है। तो एक वैज्ञानिक विषय के रूप में, एक साइंटिफिक सब्जेक्ट के रूप में क्या है कि समाजशास्त्र के उदय के प्रारंभिक चिन्ह, ठीक है, हमें यूरोपीय इतिहास के उस काल में तलाशने होंगे जिसमें फ्रांसीसी क्रांति, जो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, तो ये आपको डेट लर्न करके रखना है, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है।
तथा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी कि जो औद्योगिक क्रांति हुई 1760 से 19 जो 1700 बेसिकली 1750 से 1850 कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर 1760 से 1840 का जो टाइम पीरियड था, यानी ये जो आपका टाइम पीरियड जहाँ से इनिशियल लेवल से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरुआत होती, तो इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति और फ्रांस की राज्य क्रांति, यही दो प्रमुख कारण थे जिनकी वजह से क्या होता है, शुरुआत होती है। ठीक है, मतलब समाजशास्त्र के उद्भव, समाज के बारे में, समाज के अध्ययन के बारे में जो शुरुआत होती है वो यहीं से होती है। ठीक है, अब हम लोग बात कर, मतलब इनकी डिटेल भाई मैंने बता दिया कि ये चर्चा मैं आपको अगले बहुत विस्तार में करूंगा, लेकिन यहाँ उद्देश्य दूसरा है, तो आप इसको पढ़ते रहिए। और इसके रूप में इतने व्यापक सामाजिक और राजनीतिक आर्थिक परिवर्तन हुए भाई, यानी यही दो क्रांतियां थी जिसने सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक इतना जबरदस्त परिवर्तन हुआ कि बदले हुए समाज में मनुष्य कैसे रहे, कैसे अपने आप को सरवाइव करे, कैसे बदली हुई परिस्थितियों को समझे, इसी का अध्ययन करने के लिए क्या किया गया, इसी का अध्ययन करने के लिए समाजशास्त्र का उद्भव हुआ। जैसे मैं छात्रों को कह दूं, अभी आप इस स्थिति में, कोविड-19 का दौर आया, इकोनॉमी इस तरीके से बहुत पीछे जा रही है, मतलब आप 60 गवर्नमेंट जॉब के अंदर में, महाराष्ट्र के अंदर में आप देखिए तो वहां पर गवर्नमेंट जॉब में भी कर दिया गया कि आपको 60% पेमेंट होगा, 40% पेमेंट नहीं हो पाएगा। अगर यही स्थिति रही तो बताइए मतलब क्या होगा, मतलब आप सोच के देखिए, फिर सारे लोग बैक टू पवेलियन, लोकल एंड वोकल वाली बात पीएम जी ने किया है, ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने। तो ये सब बातें कहीं ना कहीं अगर पूरा ओवरऑल मिला के देखिए तो जो बड़ा बड़ा चेंजेज आ रहा, मुंह पे मास्क लगाए हुए लोग एक दूसरे से मिलना पसंद नहीं कर रहे हैं, केवल इस तरीके से बात करना पसंद कर रहे हैं और एक दूसरे को शक की निगाहों से देखना शुरू कर रहे हैं, ठीक है, कि पता लगे तो कोई बात हो, कहीं कुछ हो, या डर और दहशत का माहौल। तो इस दौरान में जो ये जो परिवर्तन आ गया, तमाम कोचिंगें बंद हो गई, ठीक है। अब आप देखिए, हम सब लोग जाकर के कोचिंगों में मिलते थे, विद्यार्थियों से मिले, विद्यार्थी सब आपस में अपने दोस्तों से मिले, और इतना बड़ा परिवर्तन कि सब अकेले अलग थलग होकर के और अपना ये काम कर रहे हैं। अब क्या है, वर्चुअली एक दूसरे से मिलाप कर रहे हैं। अभी आप देखिए हमारे साथ में बैठ करके क्या है, अब अपने क्वेश्चनों को लिख रहे हैं, अपनी बातों को यहाँ पर लिख रहे हैं, अपनी संवेदनाओं को हमारे साथ में लिख रहे हैं और हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। तो ये चीजें क्या है, ये सब चीजें कहीं ना कहीं जो परिवर्तन हुआ, ऐसे ही उस समय जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई थी, फ्रांस की राज्य क्रांति हुई, तो जो भी व्यापक रूप से सामाजिक आर्थिक राजनीतिक परिवर्तन हुआ, तो उस समय भी जरूरत थी कि अध्ययन करने के लिए, चूंकि ऐसा कोई मानवीय विषय नहीं था कि जो समाज का डायरेक्टली सोसाइटी के अंदर में जो चेंजेज हो रहे हैं उनका अध्ययन कर सके। तो आज छात्रों हमारे यहाँ सोशियोलॉजी आ चुका है, 1914 में ही सोशियोलॉजी जीएस घोरिये, ये पैट्रिक गेट्स महोदय की अध्यक्षता में ही आ चुका था। बाद में जीएस घोरिये साहब 19 से स्टार्ट कर देते हैं, है ना। तो अब 1919 से बम्बई विश्वविद्यालय में स्टार्ट हो जाता है। लेकिन छात्रों एक चीज यहाँ आपका कंफर्म तो है, जो बेसिक लेवल से कंफर्म है कि आज इतनी बड़ी चीजें हो चुकी हैं, तो देखते नहीं है वेबिनार आयोजित किए जा रहे हैं, तमाम वेबिनार कोविड-19 पर, स्वास्थ्य को लेकर के, माइग्रेशन को लेकर के, टेक्नोलॉजी को लेकर के तमाम चीजें बन रही हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं क्या है, ये परिवर्तन हुआ है और आज उस पर अध्ययन हो रहा है। लेकिन उस समय क्या था, जब इसका इमरजेंस हो रहा था, तो उस समय ऐसा कोई विषय वस्तु नहीं था कि लोग मतलब साइंटिफिक बात करें, या जो लोग विचारों को इस प्रकार से आदान प्रदान करें, या साइंटिफिकली इस तरीके से एक कंपैरेटिवली स्टडी करें, ठीक है। तो ऐसा नहीं था, इसलिए उस समय उसका इमरजेंस होना लाजमी हो गया था, और इस काम को करने में जो है अगस्त कॉम्टे महोदय का बहुत बड़ा योगदान रहा, ठीक है। तो अब हम लोग जो है बात करेंगे आगे कि यूरोपीय समाज में, देखिए यूरोपीय समाज के अंदर में परिवर्तन का यह युद्ध प्रबोधन युग के नाम, इनलाइटमेंट पीरियड के नाम से जाना था। आज देखिए हमारे यहाँ इनलाइटमेंट पीरियड चल रहा है, बहुत कभी कभी जैसे होता नहीं है कि प्रबोधन युग हो जाता है। जैसे अगर हम 1856 के आसपास की बात करें, 1856 के बाद में जब भारतीय पुनर्जागरण होता है, ठीक है, राजा राम मोहन साहब ने किया था, तो वैसे भारत में प्रबोधन काल अगर देखा जाए तो 1856 के आसपास में, जब सती प्रथा वगैरह को समाप्त करके और उसके बाद में तार्किकता पर बेसिस हम बात करने शुरू किए थे। ऐसे यूरोप के अंदर में जो शुरुआत होती है 1760 के आसपास में, या 1789 में जब राज्य क्रांति हुई थी, तो ये जो दौर था वो प्रबोधन युग के नाम, इनलाइटमेंट पीरियड के नाम से जाना जाता है। और क्योंकि इसमें 18th सेंचुरी यानी 18वीं शताब्दी के फ्रांसीसी दार्शनिकों की चेतना को निश्चित रूप से व्यक्त किया गया है। तो सही बात है कि 18वीं शताब्दी में, यानी 1700 कुछ का मतलब हो गया, उसको हम 1760 या 1789 का मतलब 1700 कुछ हो गया, तो उसको हम 18वीं शताब्दी कहेंगे, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना कि 18th सेंचुरी में के दार्शनिक जो है वो दार्शनिकों की चेतना को निश्चित रूप से व्यक्त किया गया, और इस तरीके से फ्रांसीसी क्रांति तथा औद्योगिक क्रांति के पूर्व यूरोप में दो और क्रांतियां हुई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी दो क्रांतियां हुई थी, जो जिसे वाणिज्यिक क्रांति यानी 1450 से लेकर के और 1800 तक, तथा वैज्ञानिक क्रांति की बात की जाएगी
43 से लेकर के 1687 के नाम से। तो ये भी दोनों चीजें आपको ध्यान रखना होगा। देखो वाणिज्यिक क्रांति यानी 1450 से लेकर के 1800 तक का ये जो वाणिज्यिक क्रांति क्या है, ये मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। क्योंकि देखो फ्रांसीसी क्रांति ये जो 1789 की फ्रांस की राज्य क्रांति है तो जानते हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आपको जो बता दिया गया 1760 से लेकर के 1800 यानी 1750 से 1850 ये बेसिक जो माना जाता है, ये दोनों तो आप जानते हैं। लेकिन वाणिज्यिक क्रांति क्या है या जो वैज्ञानिक क्रांति है ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा यहाँ पे कर दे। देखो वाणिज्यिक क्रांति का मतलब ये हुआ कि जब एक समय आया छात्रों कि लोग दुनिया भर के लोग अपने अपने व्यापार को लेकर के, मतलब जैसे वास्को डी गामा भारत आया तो ये क्या कहलाता है कि दुनिया में एक तो मसाले को लेकर के और एक दूसरे से जुड़ना, व्यापार करना, ये जो टाइम पीरियड चलता है जिसमें मार्केट, बड़ी बड़ी मार्केट को तलाश किया जा रहा था, या औपनिवेशिक जो युग की शुरुआत होती है छात्रों, ये जो है वो उसको हम वाणिज्यिक क्रांति कहते हैं। ठीक है, जिसमें नए नए बाजार की तलाश की गई और व्यापार को मतलब एक देश से दूसरे देश की ओर जब बढ़ा गया तो ये वाणिज्यिक क्रांति होती है। और 1450 से लेकर 1800 लंबा समय रहा काफी। और साथ ही साथ में जो वैज्ञानिक क्रांति में जैसे हब्बल दूरदर्शी का आ गया, टेलीस्कोप, तो इस प्रकार के जब टेलीस्कोप, हथकरघा और इस प्रकार की चीजें बनी, यानी जहां जैसे हम इसको वैज्ञानिक को क्रांति को हम ये कह सकते हैं, इसको रेनेसा मूवमेंट भी कह सकते हैं। रेनेसा एक प्रबोधन युग चला हुआ था, रेनेसा यानी रिवाइवल किया गया, जो प्रबोधन युग आए। तो इस युग में भी क्या होता है कि लोग तर्क को महत्व, धर्म को चुनौती दी जाने लगी, ठीक है, और तर्क के आधार पर बात होने लगी। तो रेनेसा एक फ्रेंच वर्ड है छात्रों, इसको ध्यान रखिएगा, रेनेसा एक फ्रेंच वर्ड है और जिसका रेनेसा मतलब ये होता है कि इसको रिवाइवल कहते हैं, पुनर्जागरण। ठीक है, तो जब लोगों का पुनर्जागरण हुआ यानी लोगों के अंदर में जब बाइबल को चुनौती दी जाने लगी और तर्क को मान्यता दी जाने लगी तो वैज्ञानिक क्रांति उसी, और इस युग जो ये टाइम आया यानी वाणिज्यिक क्रांति और वैज्ञानिक क्रांति ने भी समाजशास्त्र के उद्भव के लिए एक बढ़िया प्लेटफॉर्म तैयार किया हुआ था। ठीक है, और यूरोप में देखिए यही है कि यूरोप में इन्हीं दो क्रांतियों का काल पुनर्जागरण काल यानी रेनेसा, ठीक है, रेनेसा कहलाता है। तो ये जो दोनों क्रांतियों का काल है यानी 1450 से लेकर 1800 और 1543 से लेकर के 1680, इसी को हम क्या कहेंगे, पुनर्जागरण काल या रेनेसा काल भी कहते हैं। रेनेसा ये चीज को कहलाती है। ठीक है, और इस युग में क्या हुआ था, इस काल में क्या क्या चीजें यहाँ पर हुई हैं। इस काल में संगीत हुआ, साहित्य हुआ, विज्ञान इत्यादि सभी विषयों को एक नया आधार मिला। देखते नहीं है जब टेक्नोलॉजी बदलती है, सिस्टम बदलते हैं तो सारी चीजें एक मतलब बदलाव यानी एक साइंटिफिक वे में कार्य होना आरंभ हो जाता। और एक पृथक विज्ञान के रूप में अगर हम लोग बात करें छात्रों के, एक डिफरेंट साइंस के रूप में सोशियोलॉजी का जो डेवलपमेंट होता है ये 19th सेंचुरी में होता है। यही चीज ध्यान रखने की जरूरत है। ये कब हुआ, 19वीं शताब्दी में, क्योंकि इसकी जो 19वीं शताब्दी में इसलिए कि 1838 में इसका जो है आविर्भाव हुआ। ठीक है, 22 दिसंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, तो अगस्त कौन, तो यहाँ पर क्या है कि 1838 मतलब 19th सेंचुरी में। तो एक पृथक विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र की स्थापना कब हुई, 1838 में यानी 19th सेंचुरी। इसको लर्न करके रखिएगा क्योंकि पता नहीं कैसे क्या होता है कि आप लोगों में से कुछ विद्यार्थी, वैसे ये सब क्वेश्चन कभी कोई नहीं गलत करता, लेकिन कुछ ऐसा भी हो जाता है कि आप पता लगा 1838 देख रहे हैं और अचानक से वहां पर 18th सेंचुरी, 17th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी, अब आपने 1838 देखा, कहाँ लगा दो 18वीं शताब्दी में, बस वहीं से खेल खत्म हो जाएगा। तो इसलिए इसको ध्यान रखने की जरूरत, मतलब ये टेक्निकल पॉइंट है छात्रों। ये सब चीजें मैं इसलिए बता देता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग तो बहुत ही बुद्धिजीवी वर्ग से, लेकिन कुछ ऐसे भी हमारे विद्यार्थी हैं जो छोटी चीजों पर कभी ध्यान नहीं दिया और उनका ये क्वेश्चन जब गलत हो जाता है तो फिर वो किसी से कहते भी नहीं है और अंदर ही अंदर जो है वो गुड फीलिंग की जगह बैड फीलिंग करने लगते हैं। अब हम लोग सोशियोलॉजी की बात करें तो ये बेसिकली दो टर्म से बना हुआ है, एक सोशियस और दूसरा लोगस। तो सोशियस और लोगस, तो सोशियस जो है ये लैटिन का वर्ड है और उसके बाद में जो लोगस है ये आपका ग्रीक वर्ड है। तो किसको इस तरीके से सोशियस और लोगस को क्या याद रखेंगे, जैसे LG, अगर आपने देखा होगा LG एक कंपनी आती है तो L सोशियस और उसके बाद में लोगस, इसको इस तरीके से याद रखें। तो EL फॉर क्या हो गया, लैटिन वर्ड हो गया, LG को प्रॉपर में सोशियस लोगस दोनों जुड़ करके सोशियोलॉजी बनेगा और LG को सीधा सीधा बोलना LG। तो L का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोशियस, यानी इसको यह ध्यान रखना है, नहीं तो कहीं दिमाग लगाए L यहाँ है तो L यहाँ हो जाए, ऐसा नहीं है। सोशियस और लॉगस यानी इस तरीके से क्रॉस ऐसे बना हुआ है। ठीक है, सोशियस और लॉगस। तो सोशियस का क्या अर्थ होता है, समाज, और लोगस का अर्थ होता है विज्ञान। ठीक है, इसलिए समाज का विज्ञान, इस तरीके से इसको शुरुआत कर दिया। अब यहाँ पर मैं अगस्त कॉम्टे को पढ़ाते समय और भी चीजें बताऊंगा। ठीक है, कि भाई सोशियोलॉजी तो बाद में नाम दिया गया, उसके पहले क्या नाम दिया गया था। ठीक है, जैसे सोशल फिजिक्स उन्होंने नाम दिया था,
तो क्या था पूरी कहानी वो सब हम बताएंगे। अभी आप जो चीजें हैं उनको आप एक डेफिनेशन पॉइंट पर चलें। तो अब ये तो इनिशियल हो गया, लेकिन अब कुछ लोगों ने अपनी अपनी डेफिनेशन भी दी है। तो क्या क्या डेफिनेशन दी है उनको भी हम लोग देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण। क्योंकि छात्रों ये जो आपका एग्जामिनेशन है डेफिनेशन का, आपने देखा होगा कि 10 से 15 क्वेश्चन डेफिनेशन पे आ जाते हैं, कुछ कथन से संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आइए डेफिनेशन को भी देख लेते हैं। तैयार कैसे करेंगे, कुछ क्लू वर्ड होते हैं, उन्हीं क्लू वर्ड को लेकर के इनको जोड़ा जाता है। और ये चीजें ऐसे तैयार होती हैं कि जब एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार अगर आप देखेंगे और उसके बाद यहाँ पढ़ने के बाद में जब आप क्वेश्चन के माध्यम से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फिर कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, तो फिर अंत में फिर एक बार निकल करके आ जाएगा कि अब आपको आने लगा, क्योंकि कुछ क्लू वर्ड आ जाते हैं छात्रों, ठीक है। और जब आप जब जाते हैं प्रिपरेशन कर करके, जिस दिन एग्जाम होता तो ऐसा थोड़ा रहता है कि एक साल के बाद एक साल तक पढ़ा नहीं है भाई। जिस दिन जा रहे हैं उसके एक दिन पहले अपना रिवीजन करके चले गए और ईश्वर की कृपा से फिर आपको जो है उसमें वो आ जाता है, टिक मार कर ले जाते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो घबराने की जरूरत इसलिए भी नहीं है कि आपसे नहीं कहे कि भाई डीबी मोटोमोर की क्या डेफिनेशन है बताओ जरा, ऐसा नहीं होता। वहां पे वहां क्वेश्चन भी सामने होता है, आंसर भी सामने होता है, सिर्फ बताना होता है सर इसका यही होगा, ये वाले ये नहीं होंगे, इसका यही होगा। तो क्लू वर्ड अगर आपके पास में है तो अपने आप उसको कर ले जाएंगे, इसलिए घबराइएगा नहीं। अब देखो यहाँ टीबी बॉटोमोर की डेफिनेशन दी गई है, क्या है कि समाज शास्त्र एक आधुनिक विज्ञान है जो एक शताब्दी से अधिक पुराना नहीं है। तो टीबी बॉटोमोर साहब की किताब आप लोग जानते हैं, अ गाइड टू प्रॉब्लम एंड लिटरेचर, ठीक है। अ गाइड टू प्रॉब्लम एंड लिटरेचर, ये जो बुक लिखा हुआ था उसी बुक के अंदर में, तो आगे ये बुक आएगी, ठीक है। इसका इनका क्लासिफिकेशन वगैरह भी सब कुछ आएगा, इसलिए घबराइए नहीं। तो वो कहते हैं कि टीबी बॉटोमोर साहब ने कि ये आधुनिक विज्ञान है और एक शताब्दी से अधिक पुराना नहीं है। तो अब टीबी बॉटोमोर चूंकि समाजशास्त्र के उद्भव को लेकर के, इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी को लेकर बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ बताया है। तो अब अच्छी बात है, अब आप टीबी बॉटोमोर को कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि वो कहे कि भाई आधुनिक विज्ञान अभी नया नया विज्ञान है, ठीक है, मॉडर्न साइंस है और देखा जाए तो एक शताब्दी से अधिक पुराना नहीं है। इसका मतलब आधुनिक व्यक्ति भी है और आधुनिकता वाली बात भी कर रहे हैं कि भाई पुराना नहीं है, आधुनिक विज्ञान है। तो अब टीबी बॉटोमोर की ये डेफिनेशन हमें नहीं लग रहा अब आपको भूलना चाहिए, ठीक है। ऐसे करके इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए दूसरी बात है कि एक विषय के रूप में समाजशास्त्र नवीन है। देखो यही बात ये भी कह रहे हैं, यहाँ आधुनिक की बात किया बॉटोमोर, लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि एक विषय के रूप में समाजशास्त्र नवीन है, जबकि इसका अतीत काफी प्राचीन है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो ये इसका मतलब जो है अतीत जो है काफी प्राचीन है। तो इसी क्वेश्चन को समाजशास्त्र का इतिहास जो है नवीन है, या समाजशास्त्र का इतिहास का काफी अतीत लंबा है, ठीक है। तो वर्तमान जो है वो ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लेता है कि समाज, एक मैंने क्वेश्चन इस पे फॉर्म्ड हुआ है हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज के अंदर में कि समाजशास्त्र का जो है इतिहास काफी अतीत लंबा है, ऐसा करके जब वो पूछ लेता है। तो अब आपको यहाँ पर अतीत लंबा है करके एक क्लू वर्ड मिल गया, ठीक है। इसका अतीत काफी प्राचीन है या अतीत काफी लंबा है, तो ये जो वर्ड आ गया अतीत, ये इसी को रॉबर्ट बी स्टीड, बस आपको क्लू वर्ड एकदम पकड़ना है छात्रों। मतलब कुछ ये सब अब क्या हो रहा है कि नवीन है क्या है, देखो मुझे भी याद नहीं रहता पूरा, लेकिन जब भी ये कभी ये आपको टेस्ट में मिलता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन, तो अतीत काफी लंबा है, समाजशास्त्र का अतीत काफी लंबा है, बस हो गया इतनी बात। अब पूरी बात हम डेफिनेशन थोड़े लर्न कर रहे हैं, हमने बस इतना देखा अतीत काफी लंबा है, रॉबर्ट बी स्टीड, ठीक है। तो बी स्टीड यही करता है, अतीत काफी लंबा है, इतना याद रखिए। क्योंकि मैं जो ऐसे बता रहा हूँ वैसे करिए भाई छात्रों, ये सब आपसे रटने उठने का नहीं, क्योंकि आप इधर रटते रहेंगे उधर भूलते रहेंगे, फायदा क्या। आपके सामने क्वेश्चन भी रहेगा, आंसर भी, टिक मारा, काम खत्म हुआ, ठीक है ना। तो आप मेन चीज समझिए, जो मेन बात बता रहा हूँ उसी को दिमाग में रखना है। दूसरी चीज है कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु मानवीय मस्तिष्कों की अंतःक्रिया, मानवीय मस्तिष्क की अंतःक्रिया की अगर बात आ जाए, मानवीय मस्तिष्क की अंतःक्रिया, तो हाव हाउस, ठीक है। हाव हाउस यानी आपके माइंड में जो हौच पौच चल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब मानव मस्तिष्क में अंतःक्रिया, तो मानव मस्तिष्क की अंतःक्रिया के लिए बात कौन करेगा, एलटी हाव हाउस। हाव हाउस जो आपके माइंड में जो घर कर गया है वो क्या है, मानव मस्तिष्क की क्रिया पर, तो इसको चर्चा कर लीजिएगा। फिर देखा रहा कि समाजशास्त्र सामाजिक घटना वस्तु अथवा समाज का विज्ञान है। तो एलएफ वार्ड की डेफिनेशन में यह है कि घटना वस्तु अथवा समाज का। तो वार्ड, किसी वार्ड में अगर आप देखिए, किसी वार्ड में अगर आप जाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई वार्ड बन गया, देखते नहीं विभिन्न वार्ड में लोग रहते हैं, या कभी कभी हॉस्पिटलों में वार्ड बना रहता है, तो वार्ड में कौन जाता है, जो इसके साथ में कुछ घटना हो जाती है और फिर वहां कुछ वस्तुएं जाती है और वहां पर एक छोटा सा समाज भी बन जाता है। तो वार्ड को ऐसे याद करो कि घटना वस्तु और समाज। जब घटना वस्तु यानी कि जब
समाज शास्त्र सामाजिक घटना वस्तु और समाज का अगर अध्ययन करने लगे, विज्ञान बन जाए वो, तो वार्ड में यही है कि घटना वस्तु और समाज आ जाएगा तो वार्ड, बस काम खत्म। भाई ये क्लू वर्ड पकड़ना है, अदरवाइज फिर बहुत दिक्कतें होती हैं। क्लू वर्ड पकड़िए, खटाखट आंसर करिए, क्योंकि मार्क करना है, क्योंकि मैंने बार बार बताया क्वेश्चन भी सामने होगा, आंसर भी सामने होगा, तो बस फटाफट क्लू वर्ड पकड़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में, तो सामाजिक संबंधों के विषय में और संबंधों के इसी जाल को ही हम क्या कहते हैं, समाज कहते हैं। तो मैकाइवर पेज का तो ये तो सबको रटा हुआ है, मतलब ये जान लीजिए संबंधों के जाल को, ठीक है, बस इतना याद रखना है, संबंधों के जाल को, जो वेब ऑफ रिलेशंस है, वेब ऑफ रिलेशन, सामाजिक संबंधों के विषय में, और वेब ऑफ रिलेशन को ही हम क्या कहते हैं, समाज कहते हैं। तो समाज, ये तो आपको बिल्कुल संबंधों का जाल, वो मैकाइवर पेज क्या करते हैं, संबंधों का, ये दोनों लोग हैं मैकाइवर और पेज, तो इन दोनों लोगों ने क्या किया, संबंधों का जाल बना दिया, ठीक है। तो संबंधों के जाल की बात किसने किया, मैकाइवर एंड पेज ने। आसान है, लर्न करते हुए चलिए, ठीक है। देखो समाज शास्त्र सामूहिक प्रतिनिधित्व को, जो एक कलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव की बात है, तो ये जो सामूहिक प्रतिनिधान है, ये वर्ड बार बार आता है, ठीक है। कलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव की बात दुर्खीम, तो ये भी आपको लर्न है। बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे हैं सर ये सब हमको लर्न हो गया, तो बहुत अच्छी बात है, क्लू वर्ड आपको पता ही है। चलिए नेक्स्ट इसमें जो है बात करेंगे, क्या कह रहा है कि समाज शास्त्र समग्र रूप में समाज का क्रमबद्ध तथा अध्ययन तथा विवेचना। तो क्रमबद्ध अध्ययन तथा विवेचना, ये शब्द देखिए, विवेचना, गिडिंग्स का जब भी नाम आता है तो वो क्या करता है, मतलब एंथोनी गिडिंग्स की अगर बात की जाए तो वो देखते नहीं है कि थोड़ा सा विवेचना करने का काम करता है। तो बस आपको इतना है कि क्रमबद्ध अध्ययन और विवेचना, गिडिंग्स, इतना याद रखना, क्रमबद्ध अध्ययन और विवेचना, दोनों वर्ड को याद रखना, क्रमबद्ध अध्ययन और विवेचना, गिडिंग्स, बस 5 बार बोलते रहेंगे, क्रमबद्ध अध्ययन और विवेचना किसका हो गया, गिडिंग्स हो गया। आज छात्रों मेहनत करना शुरू करिए, क्योंकि जब ये शासन से अनुमति मिल गई है, ये वैकेंसी आएगी, तो ले दे करके भले 1 महीना ना आए, लेकिन आएगी तो पक्का है, तो कन्फर्म है, आपको भी कन्फर्म है। और जब आ रही है तो इसको निकालना है बस ले दे करके, इसका कोई इफ बट नहीं होगा, ठीक है। इसको फाइनल करना है जीवन में, जो आप में रिद्धि सिद्धि, जो आत्म संतुष्टि जिसे कहते हैं। देखो सिलेक्शन हो या ना हो, क्या जीवन रुक जाता है छात्रों, जीवन नहीं रुकता है। सब आज तक सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या आपने खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, या आपने जीवन के तमाम आनंद नहीं उठाए, शादी विवाह नहीं हुआ, या बहुत सारे काम, सब कुछ हुए हैं। लेकिन अब वही वाली बात है कि जो आत्म सिद्धि और रिद्धि के लिए अगर आप काम करना चाहते हैं, इस जीवन के अंदर में सफल बनना चाहते हैं, तो मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। कई विद्यार्थी ये कहते हैं सर मैं कितनी बार इसको पढूं, ठीक है। एक चीज ये बात, सर मैं वो किताब में भी पढ़ा, उसमें भी किताब में पढ़ा, ये भी यही पढ़ा, फिर आप भी यही पढ़ा रहे हैं, फिर ये क्या। तो छात्रों आप ये बताइए, सीधा एक छोटा सा फार्मूला, आप रोज ही दाल चावल रोटी सब्जी, बेसिक चीजें यही खाते हैं, किसी किसी दिन स्पेशल खाते हैं, लेकिन बेसिकली दाल रोटी और दाल चावल और रोटी सब्जी, ये आपका बेसिक भोजन के अंतर्गत आ गया। इतने दिनों से क्या खा रहे हैं आप, क्यों नहीं छोड़ देते हैं, कह दीजिए कि अब इसको खाने की जरूरत नहीं है, अब तो हम सन्यासी हो गए, अभी भी आप चलते हैं रेगुलेशन जीवन को चलाने के लिए। तो वैसे आज भी आप ये पढ़ रहे हैं छात्रों, ठीक है। जब नेट की प्रिपरेशन कर रहे थे तब भी पढ़ रहे थे, अब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन रहे हैं तब भी, और जिस दिन बन करके आप चले जाएंगे किसी क्लास में चले जाएंगे, फिर यही पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसलिए परेशान मत होइए, इसको अपने जीवन का अंग बना लीजिए, एंजॉय कीजिए, ठीक है, लर्न करिए हमारे साथ में, तभी आपको आनंद आएगा, अदरवाइज फिर वहां पर दिक्कत होगी, ठीक है। चलिए, तो समाजशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें सामाजिक क्रिया का विश्लेषणात्मक बोध कराता है। देखो जब विश्लेषणात्मक बोध की बात, ये टर्मिनोलॉजी यहाँ पर, सामाजिक क्रिया का विश्लेषणात्मक बोध, ठीक है। इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग, तो बोध की बात जब करता है, देखते नहीं वस्तुहन की बात कर लेता है, या इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग, तो सामाजिक क्रिया का विश्लेषणात्मक बोध, यही केवल लर्न करो। तो सामाजिक क्रिया वैसे भी आपको पकड़ में आ गया कि वो किसका हो जाएगा, मैक्स वेबर का हो जाएगा। तो लर्न हो गया ना, ये काम खत्म, काम ही खत्म हो गया। बस माइंड में सेटअप करते हुए चलना है कि सर एक बार बता दिया तो फिर अब आप चाहे जैसे डेफिनेशन का आप टेस्ट लीजिए, गलत नहीं होने देंगे, चाहे जो हो जाए। अब देखिए व्यापक अर्थ में क्या है कि समाजशास्त्र व्यक्तियों के एक दूसरे के संपर्क में आने के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली अंतःक्रियाओं का अध्ययन करता है। अब देखिए अंतःक्रिया की बात यहाँ पर हो रही है, अंतःक्रिया की बात ऊपर भी हुई थी, हाव हाउस में भी, ठीक है। अंतःक्रिया की बात कौन किया था, हाव हाउस भी किया था, लेकिन वो मन के अंदर में क्या किया, मस्तिष्क में वो किया हुआ था, मस्तिष्क में, हाव हाउस मस्तिष्क में घर कर गया था, ठीक है। तो हाव हाउस, हाउस मतलब घर कर गया, तो मस्तिष्क में घर किया, यहाँ अंतःक्रिया है, लेकिन अंतःक्रिया क्या है, एक दूसरे के संपर्क में आए और अंतःक्रिया होने लगी। तो जब आप एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं और कभी कभी गुदगुदाने लगते हैं, तो फिर क्या है, जो है अंतःक्रिया हो जाती है।
तो गिलगिलाने लगे। ठीक है, तो गिलिन गिलिन क्या करता है, जब आप गिलगिलाने लगते हैं एक दूसरे के संपर्क में आ गए, अंतःक्रिया शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, एक दूसरे के संपर्क में आइए, अंतःक्रिया करिए तो गिलगिलाएंगे, और मस्तिष्क में होगा तो हाव भाव से अंतःक्रिया होगा। तो भाई क्लियर होना चाहिए, बस छोटी छोटी बातें हैं, इनको लर्न करके रखना है। ये सब जो मैं बातें बता रहा हूँ छात्रों, ये सब कभी कभी मतलब सुनने में बेअर्थ की भी लगती हैं, और ये बताना भी बड़ा मतलब अजीब टाइप का लगता है बताने समझे। लेकिन देखो यहाँ पर हमें ये नहीं माने रखता हम कैसे सिलेक्ट हुए। देखो जिस विद्यार्थी ने क्या किया, सबसे ज्यादा क्वेश्चन सही किया, वो आज मार करके बैठा हुआ। और जिसने भी ये सोचा करे सर हम बिल्कुल ऑथेंटिक रहते हैं, इस तरीके से रहते हैं, और हम मतलब ऐसे हैं, तो फिर वो अच्छे भी हैं और विद्वान भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन से बाहर हैं। तो अब आप भैया इसको तरीका वही अपनाओ, माइंड में सेटअप करना है, बस हमें आता जाता कुछ नहीं, हमारे क्वेश्चन सही होंगे 80 काम खत्म। ठीक है, हमारे जिस पे टिक जाएंगे वो हमारा सही ही जाएगा। इस पर्पज से हमारे ट्रिक से आप पढ़ना शुरू करिए, फिर देखिए आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। तो समाजशास्त्र मानवीय अंतर्वाद नहीं विश्वास होता है तो तमाम लोग हैं जो जो मैं कहूंगा नहीं ये सब बातें, लेकिन इतना जान लीजिए कि तमाम ऐसे लोग हैं छात्रों जो आज उसमें टॉपर लिस्ट में भी होंगे, और तमाम जो है अंडर 50 भी होंगे, तमाम लोग होंगे, लेकिन जब आप उनसे मिल लेंगे तो आपको लग जाएगा कि सर हमारा भी हो ही जाना चाहिए था। ठीक है, हमारा भी है, जब इन लोगों का भी हो रहा है तो हमारा भी हो गया होता सर, हम ही बुरे थोड़े थे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब आज यहाँ सही करने की बात आ रही है, सही करिए, और बाकी ज्ञान तो असली तब शुरू होगा जब प्रोफेसर बन जाएंगे, जब आपके पास रिलैक्सेशन हो जाएगा, एक की जगह 20 किताब पढ़ेंगे, कभी कोई दिक्कत नहीं रहेगा। अभी तो कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हैं, और कंपटीशन में क्या होता है कि सिलेक्टेड मैटर पढ़ करके, जैसे मैं कंपटीशन में कई विद्यार्थी मैं बता दूं क्या करते हैं, 20 चैनल पढ़े हुए हैं, तो इधर भी बैठे 10 मिनट उसमें भी चैनल में देख लिया था। अरे भाई क्यों भटक रहे हैं, इन सब चीजों को करने से, थोड़ी थोड़ी चीजें खोज खोज के निकालने से फायदा क्या है कि आप एक जगह पर जो डेडिकेटेड होकर के पूरे सिलेबस को खत्म कर रहा है, आप जुटिए, खत्म करिए, और जो वही जो धन धान्य है जो इधर उधर फैला रहे हैं उसको एक ही स्थान पे लगा करके एक जगह लग जाइए अच्छे से, और उसी शिक्षक के साथ में कम्युनिकेट करके फाइनल करिए, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। किताबों में भी देखता हूं मैं कि एक के बाद एक किताब पढ़ा नहीं, 4 किताबें खरीद करके ला करके रख दिया, और वो 4 रखी हुई है तो उसपे कहीं कोई सेमिनार हुआ फिर गए, कह रहे हैं भाई ये अच्छी आ गई। तो ये क्या है, यही सब समस्या की विषय वस्तु है छात्रों। इससे जब तक आप पार नहीं पाएंगे तब तक कंपटीशन नहीं निकलेगा, लेकिन ज्ञानी आप बहुत हो जाएंगे, ज्ञान की कमी नहीं रहेगी, लेकिन कंपटीशन और ज्ञान ये दोनों चीजों का थोड़ा सा रिलेशन वो दूसरे टाइप का। यहाँ सेलेक्टेड कर करके एक ही किताब को कई बार पढ़ना, एक ही नोट्स को कई बार पढ़ना। हाँ, एक चीज का आप लोग ख्याल रख सकते हैं चीजों का, जैसे देखिए नोट्स ये प्रॉपर तरीके से दूर दूर करके बना है। ठीक है, अब आपको भी क्या करना है, इसी तरीके से दूर दूर बनाना है, और कहीं से, और पेजेज में थोड़ी थोड़ी जगह भी रहनी चाहिए। जैसे अब आपने देखा ये है, यहाँ पर इतनी जगह है, यहाँ पर इधर, ये आसपास में तमाम मतलब जो है आसपास में जगह, कोई क्वेश्चन, कोई पेपर, कोई पढ़ते हुए, कोई मैगजीन पढ़ते हुए, कोई बुक पढ़ते हुए, किसी की कुछ भी पढ़ते हुए कहीं पर भी, या कोई चैनल वैनल पे कुछ देखते हुए, अगर आपको ऑथेंटिक चीज कहीं मिल जाती तो आप वहीं पर ही छोटा सा स्टार बना करके और उसमें अपने मैटर को इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे जगह है तो यहाँ मैटर को क्या किया, इंक्लूड कर लिया ना। तो ये नोट्स आपका इतना डिस्टेंसिंग में बनना चाहिए कि जैसे ये चीज पढ़ रहे थे लेकिन किसी की और डेफिनेशन आ गई, तो मैंने बताया कि अब डेफिनेशन है तो किसी भी पेज में नहीं लिखे जाएगी, वहां डेफिनेशन वाले में ही होगे, और वहीं पे खट से आपने उसको उठा करके जोड़ दिया, और बाद में फिर जब भी कोई टॉपिक खत्म हो थोड़ा सा आधा पेज छोड़ करके उसके बाद में अपना लिखना शुरू करेंगे। देखो ये सब चीजें मैं पहले से ही, वेपन्स हैं आपके, ये नोट्स हथियार हैं, चाहे जितना जज्बात आपके अंदर में भरा हो छात्रों, चाहे जितनी मेहनत करने के लिए, चाहे जितना वो, लेकिन अगर आपके अंदर में ये सब टैटिक्स नहीं है तो वहां पर आपको समस्या की विषय वस्तु हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं कि क्या क्या है इसमें, कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है। अच्छा, यहाँ पर मैंने बताया कि मानवीय अंतः संबंधों के स्वरूप का, तो स्वरूपात्मक संप्रदाय से आप यही से बस यही काम खत्म हो। जो स्वरूपात्मक संप्रदाय है उसके जनक कौन है, जारसीमेल हो गया, बस काम खत्म है। तो मानवीय अंतः संबंधों के स्वरूप, तो ये स्वरूप रहेगा जरूर, तो बस उसी स्वरूप से क्या हो गया, जारसीमेल, काम खत्म ही हो गया। ठीक है, डेफिनेशन का काम खत्म, स्वरूप अगर बात मानवीय अंतः संबंधों के स्वरूप तो जारसीमेल। दूसरी चीज यहीं पर देख लीजिए कि समाजशास्त्र सामूहिक समूहों का, तो जब सामाजिक समूहों का विज्ञान तो जानतन, यहीं से याद रखना है कि सामाजिक समूह का विज्ञान, तो आपका जब सामाजिक समूहों का विज्ञान आ जाएगा तो कौन आ जाएगा, जॉनसन। जॉनसन जो है, एम एच जॉनसन, ये एच एम जॉनसन, इसको ऐसे ध्यान रखिए, एच है कोई, एम है कोई, और जॉनसन, ये तीनों लोगों ने मिलकर के क्या किया, सामाजिक समूह है। तो सामाजिक समूहों का विज्ञान जॉनसन, बस काम खत्म। समाज सामूहिक व्यवहार का, अब देखो कलेक्टिव बिहेवियर, तो पार्क एवं बर्जेस,
तो बर्गेस देखते नहीं है कि पार्क में गए और वहां पर बर्गर खाना शुरू कर दिया, पार्क बर्गेस। तो अब क्या होगा भाई, पार्क में जाएंगे, लोगों के साथ में बर्गर खाएंगे, तो फिर सामूहिक व्यवहार होगा। ठीक है, मतलब ये लर्न करने का तरीका है छात्रों, कुछ अन्यत्र ना लीजिएगा, समझने की बात है। तो सामूहिक व्यवहार का अध्ययन है। सामूहिक व्यवहार कब होगा, जब पार्क एवं बर्गेस। तो पार्क एवं बर्गेस किसका अध्ययन करते हैं, कहते हैं भाई सामूहिक व्यवहार का अध्ययन है। कलेक्टिव बिहेवियर लोग कैसे करते हैं, बस इसी की स्टडी ही क्या कहलाता है, समाजशास्त्र कहलाता है। और सामाजिक समूहों में मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करता है ये किम्बल यंग। अब देखिए सामाजिक समूह की भी बात कर लिया, सामाजिक समूह ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। और दूसरी चीज है वहां पर नीचे सामूहिक व्यवहार का अध्ययन कर लिया, दोनों चीजें। तो यहाँ वाले पार्ट में है कि समूहों में मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन। बड़ा अच्छा है कि समूह में देखिए मनुष्य सामूहिक व्यवहार का अध्ययन कर रहा है, लेकिन इसी को जब हम सामूहिक व्यवहार का अध्ययन तो पार्क क्यों बर्गेस, लेकिन समूहों में मनुष्यों के व्यवहार का अध्ययन जब ये कर दिया तो किम्बल यंग। तो यंग लोग क्या करते हैं, समूह में जो है मनुष्यों के व्यवहार का अध्ययन करने लगते। तो यंग महोदय ने कहा कि समूह में मनुष्यों के व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा, तो इसको लर्न करिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये पार्ट हो जाता है। चलिए आगे भी इसमें देखेंगे। अब देखिए इसमें नेक्स्ट वाला जो पार्ट आ जाता है वो आ जाता है कि समाजशास्त्र जो है मनुष्यों का, देखिए इसको ऊपर कर देते हैं कि समाजशास्त्र मनुष्यों मानवीय पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन करता है। जो समाजशास्त्र है वो क्या करता है, मनुष्यों के मानवीय पर्यावरण के मध्य में संबंधों, जो मनुष्य है और मानवीय पर्यावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन करता है। फेयर चाइल्ड, अगर कोई छोटा सा बच्चा है, चाइल्ड जैसे फेयर है, ठीक है, तो अगर फेयर चाइल्ड है तो क्या करता है, वो मनुष्य तो है लेकिन फिर मानवीय पर्यावरण, जब आप मानवीय पर्यावरण में लाते हैं ह्यूमन में, तो वो क्या करता है, उनके मध्य में संबंध कैसे बनता है इनका अध्ययन करता है। तो बच्चा देखते नहीं है कि जो मानव पर्यावरण, जो माहौल होता है उस माहौल का मध्य में कैसे संबंध बनाता है, उनका अध्ययन करता है। तो इसीलिए यहाँ फेयर चाइल्ड क्या करता है, मनुष्य और मानवीय पर्यावरण के मध्य में अध्ययन। तो फेयर चाइल्ड, बच्चा जो फेयर है वो ये क्या कर रहा है, मनुष्य और मानवीय पर्यावरण के मध्य में अध्ययन करता है। इसको ध्यान रखिएगा, आसान है, हो जाएगा। देखो बस सब माइंड में ये फीड करते जे सर हो गया, ठीक है, तब तो हो जाएगा। और जब आपको लग गया सर नहीं हो पा रहा है, तो फिर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जैसा आप पॉजिटिव बोलेंगे मस्तिष्क को तो वो पॉजिटिव लेगा, अगर निगेटिव बोलेंगे तो मस्तिष्क तुरंत उसको निगेटिव एक्सेप्ट कर लेगा। समाजशास्त्र मनुष्य के सामाजिक संबंधों का समन्वयात्मक एवं सामान्यीकृत विज्ञान। अब देखिए समन्वयात्मक एवं सामान्यीकृत विज्ञान की बात जब की जाएगी तो क्या हो जाएगा, अर्नाल्ड ग्रीन। तो ग्रीन का अपना सबसे बढ़िया है कि समन्वयात्मक और सामान्यीकृत। समन्वयात्मक और समन्वयीकृत क्या है, ग्रीन है। देखते नहीं समन्वयात्मक और सामान्य जनरलाइज की बात की जाती है तो ग्रीन, आजकल देखते नहीं है कि ग्रीन की जब बात की जाती है तो उसमें समन्वयक रूप से समन्वयीकृत करके और फिर मतलब हरियाली की व्यवस्था की जाती है। तो ग्रीन यानी हरियाली वो समन्वयात्मक होती है और सामान्यीकृत होती है, बस ऐसे याद रखना है। समन्वयात्मक एवं सामान्यीकृत ग्रीन, समन्वयात्मक एवं सामान्यीकृत ग्रीन, बस इतना केवल क्लियर रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं, सामान्य स्वरूपों, ठीक है, और अनेक प्रकार के अंतर संबंधों का सामान्य विज्ञान है। तो जब भी सोरोकिन की बात आ जाती तो सोरोकिन जब भी आएगा तो क्या लेकर आएगा, सांस्कृतिक घटनाओं, क्योंकि कल्चर पर बहुत बढ़िया बात किया है। पेंडुलम का सिद्धांत उसने दिया हुआ था, ठीक है, पेंडुलम का सिद्धांत की कैसे जो है आदर्श संस्कृति से लेकर के और आदर्शवादी संस्कृति की ओर वो बढ़ता रहता है, सेंसर से लेकर के और आइडियलिस्टिक कल्चर की ओर कैसे वो पेंडुलम की तरह घूमता रहता है। चक्रीय सिद्धांत की बात करता है, ठीक है, कि कैसे हम पहले आदर्शवादी ज्यादा हो जाते हैं और बाद में भौतिकतावादी। तो आदर्शवादी और भौतिकतावाद के मध्य में हम पेंडुलम की तरह झूलते रहते हैं कैसे, तो ये बात सोरोकिन करता है। तो बहुत बढ़िया है, आसान है। सांस्कृतिक घटनाओं, बाकी सामान्य स्वरूप, देखो सामान्य स्वरूप की बात की जाएगी तो आप इसको ध्यान रखिएगा, जब हम सामान्य स्वरूप की बात करेंगे तो स्वरूपात्मक संप्रदाय, सामान्य जो एक तो स्वरूपात्मक संप्रदाय हो गया सीमेल वाला, तो एक सामान्य स्वरूप की बात की जाएगी जो सिंथेटिक स्कूल है, ठीक है, उसका जो जनक है वो सोरोकिन है छात्रों, ठीक है। सिंथेटिक स्कूल का एक फॉर्मल स्कूल है उसका तो सीमेल हो गया और सिंथेटिक स्कूल सोरोकिन। और सोरोकिन क्या करता है, सामान्य स्वरूप की बात कर रहा है, यहाँ सांस्कृतिक घटनाओं से इसको जोड़ देंगे, बस क्लियर हो गया। सांस्कृतिक घटनाओं का अध्ययन, बस काम खत्म, सोरोकिन, ठीक है। और उसके बाद में समाजशास्त्र उन विधियों का अध्ययन है जिसमें सामाजिक अनुभव अंतः वैज्ञानिक प्रेरणा द्वारा मनुष्य को विकसित होने, प्रबुद्ध होने और दबाने में कार्य करने लगते हैं। तो बोगार्ड्स की डेफिनेशन काफी बड़ी है, विधियों की बात करता है, ठीक है। बोगार्ड्स किसकी बात करता है, उन विधियों का अध्ययन। समाजशास्त्र किसका अध्ययन है, विधियों, बोगार्ड्स विधियों, ठीक है। बोगार्ड्स किसका है, बोगार्ड्स विधियों, बस इतना याद, बोगार्ड्स विधियों का अध्ययन करता है। बोगार्ड्स समाजशास्त्र में विधियों का अध्ययन करता है, बस क्लियर हो गया।
बोगार्ट्स किसका अध्ययन करता है? विधियों का अध्ययन करता है। बस लर्न करना है, क्योंकि विधियों की बात और किसी ने नहीं किया। समाजशास्त्र मानवीय संबंधों के बारे में वैज्ञानिक ज्ञान पुंज है। तो क्यूबर क्या करता है? ज्ञान का पुंज है, ठीक है। जो क्यूबर है वो क्या करता है? ज्ञान पुंज है। बस इस टर्म से आप ज्ञान पुंज हो, तो क्यूबर क्या है? ज्ञान पुंज हो गया, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पर कि समाजशास्त्र वैज्ञानिक विधि द्वारा प्राप्त मानव के सामाजिक व्यवहार से संबंधित सामान्यीकरण का अध्ययन है। तो लुंडबर्ग ये कहता है, ये भी डेफिनेशन याद रखना है कि समाजशास्त्र वैज्ञानिक विधि द्वारा प्राप्त सामाजिक व्यवहारों से संबंधित सामान्यीकरण का अध्ययन है। तो ये डेफिनेशन थोड़ा लर्न करके रख लीजिएगा। कुछ चीजें होती हैं, जब एक आध प्रॉब्लम आ जाए वैज्ञानिक विधि द्वारा सामाजिक या इसकी टैक्टिक्स अभी आप हमारे साथ में डिस्कस करके बताइए कि कैसे याद करोगे आप, ठीक है। लेकिन सब अपने अपने तरीके से देखो। एक चीज हम ये भी बता दें कि जो कोड होते हैं छात्रों, वो कोड सबको अपने अपने तरीके से बनाने हैं। कोई मतलब जरूरी नहीं कि मेरा कोड आप पे फिट हो जाए, आप अपने तरीके से कोड बनाते रहिए। मैंने कुछ ट्रिक बता दिया है, बाकी आप बहुत समझदार हैं। आप अपने अंदर में फीलिंग करते रहिए, गुड फीलिंग करते रहिए, बनाते रहिए और जय जय करते हुए आगे बढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट है समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रिया और अंतः संबंध स्वरूपों का अध्ययन है। तो जिन्सबर्ग, तो मानवीय अंतःक्रिया और अंतः संबंध स्वरूप जब दोनों एक साथ में आ जाएं तो वो क्या हो जाएगा? मानवीय अंतःक्रिया और अंतः संबंध स्वरूप। तो जिन्सबर्ग, आसान है, ठीक है। सामाजिक व्यवहारों का अध्ययन है, तो रास, ठीक है। सामाजिक व्यवहारों का विज्ञान, तो रास क्या आ गया इनको? रास की सामाजिक व्यवहारों का विज्ञान है। व्यवहार जो भी सोशल बिहेवियर लोग करते हैं वही की साइंस है, तो ये बात इनको रास आ गई। और साथ में लास्ट में कहते हैं जो ओडम की डेफिनेशन है बहुत ही सिंपल कि समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करता है या समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा ऐसा करके कह देते हैं घुमा फिरा करके। तो समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है, केवल सिंपल। तो ओडम त्योहार कहाँ मनाया जाता है? ये क्वेश्चन अब आप बताइएगा, क्योंकि अब आप क्या है त्योहार वाला पार्ट फर्स्ट पेपर में जो है पढ़ाया जाता है, तो उसमें बताइएगा कि ओणम हो गया, कथकली हो गया, या तमाम जो त्योहार हैं खासतौर से वो कहाँ मनाया जाता है, इसके बारे में भी अपना हम लोग चर्चा करेंगे फर्स्ट पेपर के अंदर। तो ठीक है छात्रों, इसको कमेंट बॉक्स में, हाँ देखिए कुछ लोगों ने आंसर बताना शुरू भी कर दिया, तो अच्छी बात है, ठीक है। ओणम कहाँ पे होता है? केरल के अंदर में, ठीक है, वेरी गुड। क्योंकि केरल तमिलनाडु इस तरीके से क्वेश्चन आ गया, वहां पर कंफ्यूज आ गए, तो कंफ्यूज नहीं होना। चलिए, तो इस तरीके से हमारा डेफिनेशन वाला पार्ट फिनिश हुआ। और यहाँ पर छात्रों देखिए थोड़ी सी जगह है, क्यों? इसलिए कि आप अपना चाहें तो कुछ और भी इसमें लिख पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अपना करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और अब हम लोग बात करेंगे समाजशास्त्र की प्रकृति व स्वभाव पर। तो इस पार्ट को फिनिश करके जल्दी से उसके बाद में अंतिम रूप से हम लोग विदा लेंगे। यहाँ पर आज की क्लास ओवर हो जाएगी। तो समाजशास्त्र का नेचर क्या है, प्रकृति क्या है, उसका स्वभाव कैसा है? देखो, विषय की प्रकृति से आशय यह होता है कि वह विज्ञान है या कला। यहाँ पर जो प्रकृति का मतलब है कि हम साइंटिफिक है। जैसे आप देखते नहीं किसी का नेचर कैसा है, वो लकीर का फकीर है या मेहनत करने वाला है या साइंटिफिक बातों को करता है, तो वैसे ये जो समाजशास्त्र है, जो इसका नेचर है, वो विज्ञान है या कला। समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में विचारकों में मतभेद है। क्या है? कुछ तो ऐसे विचारक हैं जो ये मानते हैं कि भाई देखो समाजशास्त्र विज्ञान मानते हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है, उसके साथ में बड़ी डिस है। तो विज्ञान मानने वाले लोगों ने क्या क्या चीजें रखी हैं वो देखिए। व्यवस्थित विज्ञान की संज्ञा प्रदान करते हुए कहा कि क्या क्या है, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करता है। भाई समाजशास्त्र के अंदर में वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। तो तमाम वैज्ञानिक पद्धतियां हैं, यानी हम लोग एक मेथोडोलॉजी का प्रयोग करते हैं छात्रों। इसे वो बात अलग है कि अभी मेथोडोलॉजी हमारी डेवलप हो रही है, लेकिन फिर भी हम मेथोडोलॉजी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार की, जैसे कंपैरेटिव स्टडी का प्रयोग करते हैं, ठीक है, रिसर्च डिजाइन बनाते हैं, हाइपोथेसिस, यानी इन सब चीजों का करके डेटा कलेक्शन सब कर करके और उसके बाद में ऑब्जर्वेशन करने का काम करते हैं, ठीक है। तो हम मेथोडोलॉजी, विभिन्न प्रकार की मेथोडोलॉजी का प्रयोग करते हैं यहाँ पर। ऑब्जेक्टिव, केस स्टडी और गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रकार के विषयों का अध्ययन करने की क्षमता समाजशास्त्र के अंदर में डेवलप हो गई है। धीरे धीरे करके चीजें डेवलप हुई। साथ ही साथ में यहाँ पर अवलोकन द्वारा तथ्यों का, तो अवलोकन द्वारा तथ्यों का भी हम लोग संकलन करते हैं, ठीक है। तो अवलोकन में क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, यानी हम किसी चीज को वस्तु के रूप में देखें, तथ्यों के रूप में ना देखें, ठीक है। मतलब उनको हम वस्तुगत देखना है, तथ्य के रूप में देखना है, ना कि अपनी इच्छा को उसमें जोड़ना है। बायसनेस नहीं आना चाहिए। तो अवलोकन के द्वारा तथ्य का संकलन करते हैं, तथ्यों का क्रमबद्ध अध्ययन और विश्लेषण भी करने का काम करते हैं,
सार्वभौमिकता, यूनिवर्सलिटी, यानी हम कोई थ्योरी बनाते हैं, किसी पर कोई चीज बनाने की कोशिश करते हैं या बनाते हैं तो उसमें सार्वभौमिकता वो सबके ऊपर लागू होती है। प्रामाणिकता होती है क्योंकि हम अप्रूव भी करते हैं, कार्य संबंधों की खोज भी करते हैं, ठीक है। और भविष्यवाणी करने में समर्थ है, तमाम चीजों की भविष्यवाणी कर देते हैं कि गंदी बस्तियां बढ़ेंगी तो बाल अपराधी की संख्या बढ़ेगी, तो इस तरीके से हम भविष्यवाणी भी कर लेते हैं। लेकिन इस पर तमाम प्रकार की टिप्पणी भी लोग करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें समस्या है, तो क्या है? घटनाओं की जटिलता के आधार पर अवैज्ञानिक संज्ञा, इसके पास ना तो कोई अपनी विषय सामग्री है और ना ही मापने और तौलने का यंत्र है, ठीक है। इसका मतलब ये कहते हैं एक ही घटना घटित होती है, एक ही घटना यहाँ पर घटित हुई, उसका कोई और कारण है, वही घटना और कहीं पर घटित हो रही तो उसके कारण है। क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा कंपोजिट, एक घटना के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं छात्रों। अगर कोई व्यक्ति सफल होता तो उसके पीछे भी बहुत कारण होते हैं, और कोई व्यक्ति असफल होता तो उसके भी पीछे बहुत कारण होते हैं। कोई ये कारण जरूर नहीं कि उसने पढ़ा नहीं, हो सकता कभी पढ़ा हो लेकिन पेपर उसके पसंद का ना आया हो, या उस दिन तबीयत खराब हो, या कोई ऐसी बात हो, तमाम प्रकार की चीजें होती हैं। तो इतना कंपोजिट है कि सबके ऊपर एक ही पैटर्न लागू किया जाए, ये बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इसीलिए ये बात। और विज्ञान होने के विरुद्ध तथ्य कभी कभी हो जाते हैं, कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिसमें व्यक्ति की अपनी इच्छा, या जहां पर जो अनुसंधान करता है वो उन चीजों को कैसे अपने विषयों को जोड़ लेता है, वो उन्हीं प्रश्नों को देखना चाहता है, उन्हीं चीजों की तलाश करता है जिसको वो क्या करता है, जिसको वो सोच करके रखा हो, अपनी हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग टू काम करना। यानी यहाँ पर क्या है कि मनुष्य है, उसके अंदर में संवेदनाएं होती हैं, तो इसीलिए वो तटस्थता का अभाव हो जाता है, यानी ऑब्जेक्टिविटी कभी ना कभी किसी न किसी मोड़ पर भंग हो जाती है। ये चीज यहाँ पर कुछ लोग टिप्पणी करते हैं, तो तटस्थता का अभाव कहीं कहीं हो जाता है, ये बात है। सामाजिक घटनाओं की बहुत कंपोजिट है, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि एक ही घटना, जैसे H2O है, पानी बन गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर किसी एक घटना, कोई व्यक्ति एक आत्महत्या किया, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं छात्रों, बहुत सारे कारण, साइकोलॉजिकल से लेकर के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, बहुत सारे हो सकते हैं। और घटनाओं की गतिशील प्रकृति है, इसका मतलब हो गया यही घटना, जैसे अगर हम लोग बात करें, पहले के डेट में क्या होता था, कोई एक पिता है अपने पुत्र को एक दो झापड़ मार दिया, या किसी के सामने मार दिया, या कहीं बीच बाजार में मार दिया, कुछ भी कर दिया, उस समय बच्चा कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पर यह है कि घर में अगर सबके सामने, या किसी, मान लीजिए उसकी प्रेयसी है, उसके सामने अगर किसी ने किसी को मार दिया, गया आत्महत्या कर लिया। अब क्या है, पहले क्या था, घटनाएं उस तरीके से थी, उसमें कुछ नहीं हो रहा था। आवाज क्या है कि इतनी गतिशील प्रकृति है कि वो आत्महत्या कर ले रहा है, उसी बात पे बहुत सारी समस्याएं। तो ये क्या घटनाएं जो है वो गतिशील प्रकृति की हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण मेजर पॉइंट है। लेकिन ये भी बात है छात्रों कि एनवायरनमेंट भी जब चेंज होता है तो प्राकृतिक विज्ञानों में भी चीजें बदलती है। तो यहाँ जरूरत है कि इन जो घटनाएं हैं उनको समन्वित रूप से उन्हीं कॉन्टेस्ट में, उसी वैल्यू के कॉन्टेस्ट में अध्ययन किया जाए, चूंकि यहाँ पर वैल्यू ओरिएंटेड हमें स्टडी करने की जरूरत है। इसीलिए तो यहाँ पर घटनाओं की गतिशील प्रकृति उसी संस्कृत के संदर्भ में करने की जरूरत होती। तो ये सब समस्याओं की धीरे धीरे करके सॉल्व किए जा रहे हैं, लेकिन ये टिप्पणी है। और मापन की समस्या के लिए करके, चूंकि पहले समाज में पैमाना है, तो बाद में बन गया सोशियोमेट्री हो गया, ये सब बाद में पैमाने बने छात्रों, या सामाजिक दूरी का पैमाना हो गया, है ना, जैसे सामाजिक दूरी का पैमाना बुगार्ड्स महोदय देते, या सोशियोमेट्री समाजमित का पैमाना जो है जेएल मोरेनो साहब देते। तो ये सब पैमाने बाद में, बहुत सारे पैमाने, लेकिन इनिशियल लेवल पर नहीं था। और प्रयोगशाला का भाव, मान लीजिए अगर हम कोई चीज चाहते हैं तो कहीं पर जा करके प्रयोगशाला में करें, तो चूंकि यहाँ प्रयोगशाला समाज है तो उस पे इम्प्लीमेंटेशन कर पाना थोड़ा सा टफ हो जाता है। लेकिन आज की डेट में छात्रों प्रैक्टिकल के तौर पर तमाम जो पायलट प्रोजेक्ट चलता है वो क्या है, वो प्रयोगशाला ही तो है। पायलट प्रोजेक्ट अगर हम कहीं चला रहे हैं तो वो प्रयोगशाला के, तो धीरे धीरे करके ये भी समस्या सॉल्व की गई है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कि प्रमुख वैज्ञानिक जो समाजशास्त्र बनाने वाले विज्ञान में कौन कौन आ जाते हैं, उसमें अगस्ट कॉम्ट, दुर्खीम है, वेबर है, पैरेटो है, टीबी वॉटोमोर, CW मिल्स, ये सब इनिशियल लेवल के समाजशास्त्री हैं, ठीक है, जो ये कहते हैं, ये जो इसमें एक पार्ट आ जाता है छात्रों, इसको यहाँ से मान लीजिएगा, ये वाला, ये टीबी वॉटोमोर, CW मिल्स, ये सब कहते हैं कि इसमें क्राफ्ट की बात करते हैं। वो कहते हैं मिला जुला, यानी विज्ञान और कला दोनों साथ में। लेकिन जो विज्ञान मानने वाले प्रमुख रूप से, उसमें अगस्ट कॉम्ट, दुर्खीम, वेबर, पैरेटो, ये लोग कहते हैं कि प्योर साइंस है भाई, ठीक है, ये बिल्कुल सामाजिक विज्ञान है और पूरा पूरा साइंस है, साइंटिफिक स्टडी की जाती है। वहीं पर टीबी वॉटोमोर और CW मिल्स तो उन्होंने क्राफ्ट नाम भी दिया हुआ है, ठीक है, आगे हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो चलिए, हैरी एम जॉनसन क्या कहते हैं, हैरी एम जॉनसन कहते हैं कि विज्ञान क्या है यह क्या नहीं है, विज्ञान क्या है क्या नहीं, यह तो एक निष्फल विवाद का विषय है। हैरी एम जॉनसन की टिप्पणी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न करके रखिएगा, आ सकता है कि विज्ञान क्या है क्या नहीं है एक निष्फल
विवाद का विषय है, क्योंकि विज्ञान और गैर विज्ञान में अंतर कुछ अंशों का है। तो सही बात है, ये सोशल साइंस अभी डेवलपिंग में है और नेचुरल साइंस डेवलप हो गए। अतः हम ये नहीं कह सकते कि समाजशास्त्र विज्ञान तो है, परंतु भविष्यवाणी एवं सिद्धांतों के निर्माण करने की दृष्टि से अन्य विज्ञानों से बहुत पीछे। तो बिल्कुल सही बात है भाई। तो अब यहाँ पर जो ये बात है कि अभी जो नेचुरल साइंस है उसकी तुलना में तो काफी पीछे है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये पूर्ण रूप से विज्ञान है ही नहीं, केवल कला है, ऐसा नहीं है। साइंस है, धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। तो विज्ञान, हैरी एम जॉनसन का ये डेफिनेशन लर्न करके रखिएगा, या कथन कि विज्ञान क्या है क्या नहीं है, या तो एक निष्फल विवाद का विषय है, क्योंकि विज्ञान और गैर विज्ञान में अंतर कुछ अंशों का है। तो ये नया है, आप इसको लर्न करके रखिएगा। बॉटम और क्या कहते हैं कि ये विज्ञान प्राकृतिक नियम से मिलती जुलती कोई चीज पैदा नहीं कर पाए हैं। तो यहाँ मैंने बताया कि टीबी बॉटमोर और CW मिल्स जो इस पे ये कहते हैं कि विज्ञान नहीं मानते, तो उसमें बॉटमोर कहते हैं कि ये विज्ञान जो है, ये जो विज्ञान है समाजशास्त्र, प्राकृतिक नियमों से मिलती जुलती कोई चीज नहीं पैदा कर पाए हैं। इसी तरीके से CW मिल्स कहते हैं कि इसको विज्ञान मानने की अपेक्षा एक क्राफ्ट मानना चाहिए। जैसे क्राफ्ट नहीं होता कि कुछ उसमें कला होती है, ठीक है, वो भी साइंटिफिक तरीके से, तो ये कला है और इसके अलावा कुछ नहीं। और लास्ट में रॉबर्ट बीरस्टीड महोदय ने इसको, ठीक है, तो रॉबर्ट बीरस्टीड महोदय ने इसकी वास्तविक प्रकृति को प्रस्तुत करते हुए छात्रों क्या किया है कि इस पर अपना बताया कि वास्तव में इसका नेचर क्या है, और इसी को पढ़ करके ये फिनिश करेंगे। इस पे हमेशा क्वेश्चन आता है। तो रॉबर्ट बीरस्टीड, ठीक है ना, रॉबर्ट बीरस्टीड ने जो है इस पे कुछ बताया हुआ, क्या क्या बताया छात्रों, उसको जान लेते हैं। उसको बहुत अच्छे से देखो। समाजशास्त्र है क्या, एक्चुअल में सामाजिक विज्ञान। अगर हम कहें प्राकृतिक साइंस है, नहीं, सोशल साइंस है, ना कि प्राकृतिक विज्ञान है। ये रट्टा मार के रखिए, क्वेश्चन आएगा। दूसरा, ये तो आपको आ जाता है आसानी से, लेकिन यह वास्तविक विज्ञान है, पद्धतियों वाला विज्ञान है, ना कि आदर्श। यहाँ पर चाहिए का अध्ययन नहीं होता। आदर्शक मतलब ये करना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, इसका स्टडी नहीं करता है छात्र। यहाँ क्या है इसका अध्ययन किया जाता है, यानी वास्तविक विज्ञान है, मेथोडोलॉजी वाला साइंस है, ना कि आइडियलिस्टिक है, ठीक है। तो ये क्लियर रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ठीक है। अब उसके बाद में अमूर्त विज्ञान है, ना कि मूर्त। मूर्त मतलब जैसे प्राकृतिक विज्ञान में आप सामने देख रहे हैं, जल को सामने देख रहे हैं, ये अब्स्ट्रैक्ट साइंस है, क्योंकि ये सामाजिक संबंधों का अध्ययन करना है। इसके केंद्र में कौन है छात्रों, समाज है। समाज, जो समाज और सामाजिक चीजें हैं वही केंद्र में है। और समाज अगर देखा जाए तो समाज किसे कहते हैं, सामाजिक संबंधों का। और सामाजिक संबंध अगर हम बात करें, जो सामाजिक संबंध है वो क्या होते हैं, अब्स्ट्रैक्ट होते हैं। जैसे मैं यहाँ पर बैठा हूँ और आप यहाँ पर बैठ करके पढ़ रहे हैं, तो हमारे बीच में जो आपके रिलेशन है वो कहीं कुछ दिख रहे हैं, कुछ नहीं। तो लेकिन फिर भी आप हमारी बात को मान रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं। जैसे कई विद्यार्थी हमारे थक गए, बिल्कुल कह रहे हैं सर बस करिए, हो गया एकदम मन भर गया, लेकिन फिर भी जबरदस्ती बैठे, भाई अब गुरु जी की बात है तो बैठे हैं किसी तरीके से। तो ये क्या है, ये सामाजिक संबंध है, ठीक है। तो ये देखिए, अमूर्त विज्ञान है, ना कि मूर्त विज्ञान है। दूसरी चीज अभी ये समझ गए आप। और विशुद्ध विज्ञान है, ना कि व्यवहारिक। ये यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको लेकर के बहुत सारे लोग कंफ्यूज, क्योंकि डेफिनेशन में कई लोगों ने कह दिया व्यवहारिक विज्ञान है, लेकिन देखा जाए तो ये कैसा विज्ञान है, विशुद्ध विज्ञान। यहाँ व्यवहार वाली बात नहीं है। व्यवहार का मतलब हो गया अपने जो संवेग है, उन संवेगों को, मोमेंटम को, अपने वायसनेस को, अपने पक्ष को, अपने मतों को जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। यह विशुद्ध रूप से विज्ञान है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिविटी के आधार पर किया जाता है, ठीक है। यहाँ ऑब्जेक्टिविटी मेन है, वस्तुनिष्ठता, इसीलिए विशुद्ध विज्ञान है, ना कि व्यवहारिक विज्ञान। इंपॉर्टेंट है, लर्न रखिएगा। और दूसरा, सामाजिक विज्ञान की बात करें, सामान्य विज्ञान, जनरल, कोई स्पेशल, कई लोग हैं इसको स्पेशल स्वरूपात्मक के अंतर्गत मानते हैं कि स्पेशल साइंस है, लेकिन वास्तव में क्या है, जो समाजशास्त्र है वो जनरल साइंस है, सामान्य विज्ञान है, ठीक है। ये कई चीजों को एक साथ में जोड़ करके जनरलाइज करने का काम करता है, तो ये सामान्य विज्ञान है। बाद में इस पे बहुत सारे लोग अपना कहते हैं कि विशिष्ट होना चाहिए, इस तरीके से नहीं, खिचड़ी बन जाएगा, टिप्पणी होती है, लेकिन छात्रों है कैसा, ये जनरल साइंस है, सामान्य विज्ञान है, ध्यान रखने की। जैसे आप देखिए, अगस्ट कॉम्टे कहता है कोई एक जैसा जनरल साइंस होना चाहिए। स्पेशल साइंस इकोनॉमी और राजनीति तो ये सब करने के लिए है, लेकिन कोई जनरल साइंस नहीं, इसीलिए अगस्ट कॉम्टे ने भी किया था। और इसी तरीके से यहाँ राधा केवल मुखर्जी साहब ने देखा होगा आपने, उन्होंने एक सामान्य समाजशास्त्र का एक सामान्य विज्ञान बनाने के लिए बोला हुआ था, और बाद में एक मास्टर साइंस, एक महाविज्ञान बनाने के बाद। तो ये सब कहीं ना कहीं इंडिकेट करते हैं क्या, कि सामान्य विज्ञान है, ठीक है। और उसके बाद में तार्किक एवं अवलोकन योग्य विज्ञान है, भाई रैशनैलिटी इसमें, ऑब्जर्वेशन पर बेस है। और अमूर्त विज्ञान है, ना कि मूर्त, ये बात मैंने ऑलरेडी बता दिया। और लास्ट में सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन की वाला विज्ञान है, ना कि विशेषीकरण, यानी स्पेशलाइजेशन वाला नहीं है, ठीक है। यहाँ पर स्पेशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पर
जनरलाइजेशन करने वाला साइंस है, स्पेशलाइजेशन का साइंस नहीं है। और इस तरीके से पार्ट हम लोगों का छात्रों यहाँ पर समाप्त होता है। 1 घंटे तक आप हमारे साथ बैठे रहे, अच्छे से पढ़ाई किए, बहुत अच्छा लगा। और मैं आभार व्यक्त करता हूँ आप सभी लोगों का, जो लोग लास्ट तक इस मोमेंट पर बने रहे छात्रों। तो ठीक है, अब अगर भाई लास्ट में ये सब चीज़ें कहना थोड़ा सा मतलब ये कोई भी मतलब कह लीजिए कि शिक्षक ही नहीं फीडबैक लेता है, लेकिन आप लोगों से एक थोड़ा सा मतलब एक गुजारिश है कि आप लोग अपनी तरफ से एक छोटा सा फीडबैक्स, ठीक है, हमको ज़रूर प्रदान करें कमेंट बॉक्स में, ठीक है, उससे हमको अच्छा लगेगा। और साथ ही साथ में अगर कुछ आपको अपने काम की चीज़ें मिल गई हैं, थोड़ा अच्छा लगने लगा है, तो भाई लाइक भी करें, ठीक है। धन्यवाद छात्रों।